ओके बच्चों, सो हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तक डिस्कस किया था, राइट? वहां से अब इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आई हैव गिवन यू द मार्किंग ऑफ वन टेबल, दिस एज हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो। ये श्योर क्वेश्चन है, 100% श्योर क्वेश्चन है। इसमें से आपको एक या प्रॉब्ली दो क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड्स में, और जो गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप ये नहीं करके जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करें, ठीक है? तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि इसमें से आप 100% प्रैक्टिस जो है लिख कर, अच्छा और एक चीज, इसको लिख के प्रैक्टिस करना है एज आई मेंशन बिफोर। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हाँ हम लोग लिख के चले जाएंगे और हमारा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, चल सो आईपीएस नॉमेनक्लेचर तक हमने सब कवर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे अपन जाते हैं। जैसा मैंने कहा था, रूल्स को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको करना है सिर्फ नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट जो मैंने आपको पूरा डिटेल में कल सिखाया था, और उसी को उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद भी डिड ईएएन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मैंने आपको कैलकुलेशन उसका सिखाया था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का किस तरह से करना है, जो भी आपका एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, मेटेरियल का एटॉमिक नंबर है, माइनस कितने उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स लाइगेंड्स लेकर आए, ठीक है? जिसको हम लोगों ने z माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे फॉर्मूला के फॉर्म में भी देखा था। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट डील्स विद आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है? इट डील्स विद isomerism in coordination compounds. Now in organic chemistry we have already done a lot of isomerism वाला types, okay? हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। उसमें हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स थे, डेक्स्ट्रोलीवो फॉर्म हमने किए हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स थे, वहां पर उसको हम लोग सिसो ट्रांसफॉर्म्स भी पढ़ते थे। वहां पर हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन, पोजीशन, मेटामर, टॉटोमर, बहुत सारे ऐसे थे। यहाँ पर सम ऑफ देम आर सिमिलर, सम आर डिफरेंट, ठीक है? सो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ध्यान से सिंपल तरीके से देखना। देखो, आइसोमर्स को क्लासिफाई करने का जो बेसिक तरीका है बच्चों, वो तो सेम है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। देख रहे हो आप लोग, आपके टेक्स्ट बुक में साथ में आप लोग मार्किंग करते जाएंगे, पेज नंबर 197। सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं, आई होप सो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ये दो बेसिक टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हैं, ठीक है? फिर से देखिए, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ठीक है? सो आइसोमेरिज्म को आपको पूछेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो आप लिखोगे क्या? Isomers are of two types, structural and stereo. Stereo isomers में सेम ऑर्गेनिक जैसा ही, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का दूसरा नाम इनैंशियोमर्स भी है, आपको पता है। ऑप्टिकल के मैंने आपको बहुत सारे नाम करा, ऑप्टिकल एंटीपोल्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमॉर्फ्स, ऐसे बहुत सारे, बट आप ऑप्टिकल आइसोमर याद रखो, बहुत याद, ठीक है ना? और स्ट्रक्चरल में हमारे पास 4 वेराइटीज आर देयर: लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट। कौन से? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट, चार टाइप के आइसोमर्स। नाउ द सेम थिंग हियर, दे हैव आस्क्ड यू आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस। देखो, आप आपके क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे मिलेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर का क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर का डेफिनेशन, हाइड्रेशन आइसोमर का डेफिनेशन, ऐसे आपको अलग अलग टाइप के डेफिनेशन, सॉरी, आइसोमेरिज्म पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफाइन भी, और उनके कौन से टाइप के आइसोमर होते हैं ये भी। तो आइसोमेरिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। Again, if you see from this chapter, whatever questions they are going to ask you, IUPAC name one is 100% sure, 100% sure question कि IUPAC name पे एक सवाल आएगा ही आएगा। इसमें मतलब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं। दूसरा एक सवाल आपका आइसोमेरिज्म पे आएगा ही आएगा, गारंटी। और तीसरा कोई एक डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, या स्ट्रक्चर या डेफिनेशन। बट IUPAC और आइसोमेरिज्म ये आप मान के चलो कि आपकी गारंटी, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? आई होप सो। नाउ
as always, I will add a page here and I will explain to you in short how to write the answer for isomers. ठीक है, आपको वो पूछेंगे आइसोमर्स के बारे में तो आप डेफिनेशन तो चलो आप लर्न करके जाओगे, आप लिख लोगे। टाइप्स के बारे में पूछ लिया, टाइप्स के बारे में उन्होंने अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जरा देखो। टाइप्स के बारे में अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप लिखोगे पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टील, ठीक है। और अब इसको याद कैसे करना है मैं आपको शॉर्टकट बता, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद। ठीक है, पहला हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल था, दूसरा हमारा क्या था, स्टीरियो था, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल में हमारे पास चार वैरायटी थी, बरोबर है, स्ट्रक्चरल में हमारे पास चार वैरायटी, कौन सी देख लीजिए। हमारे पास है CHIL, चिल मारना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, क्या करने का, चिल मारना। चिल मतलब क्या, सी से आपका क्या आया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, क्या आया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। एच से आया हाइड्रेट आइसोमर, एच से क्या आया, हाइड्रेट आइसोमर। आई से क्या आया, आयोनाइजेशन आइसोमर। और एल से क्या आया, एकदम इजी, एकदम easy, ठीक है। हाइड्रेट को हम लोग सॉल्वेट भी कहते हैं, हाइड्रेट को हम लोग सॉल्वेट भी, ठीक है। स्टीरियो में सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है, कुछ है ही नहीं, ज्योमेट्रिक है, ऑप्टिकल है, ठीक है। चिल मार के जाने, चिल वो सिंपल। ज्योमेट्रिक में क्या है आपको पता है, सिस होता है और ट्रांस होता है, और ऑप्टिकल में होता है डेक्स्ट्रो और लिव। ये नहीं पता है तो चुल्लू पर गर्म पानी लो और मुंह धो के आओ, ठीक है। चलो, सो सिस ट्रांस डेक्स्ट्रो लिव पता ही होना चाहिए, बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर मेन हमारा फोकस रहेगा स्ट्रक्चरल के चार वैरायटी। देखो क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि आपके क्वेश्चन बैंक में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आपको दिख रहा है सीधा सीधा, डेफिनेशंस पे भी क्वेश्चन है, एग्जांपल्स पे भी क्वेश्चन है, और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लो, आप मैंने आपको शॉर्टकट भी दिया, आपके चार सामने सामने दिख रहे, लिंकेज आ गया, लिंकेज वाला आ गया, कोऑर्डिनेशन वाला आ गया, आयोनाइजेशन वाला आ गया, सॉल्वेट, सॉल्वेट को मैंने क्या लिखा है, हाइड्रेट, दिख रहा है सबको, सॉल्वेट को हम लोग ने क्या लिखा है, हाइड्रेट, वो भी लिख देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्वेट, हाइड्रेट एंड सॉल्वेट इज द सेम ऑब्वियसली, हाइड्रेशन दैट इज वाटर। अब हर एक को अपन समझेंगे कैसे, जरा दिमाग लगाते हैं, एक एक लाइन में आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, एक एक लाइन में शॉर्ट समझो। कोऑर्डिनेशन आइसोमर तभी बोलेंगे आप, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बच्चों तभी बोलेंगे जब भी बोथ केटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स, क्या, बोथ केटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे ही। मतलब, अच्छा, कॉम्प्लेक्स को मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, स्क्वायर ब्रैकेट से आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्प्लेक्स को बच्चों, आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट से कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सीधी बात है। इसका मतलब कैटायन एनायन अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा रहेगा, तो अपने को आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखना है, समझा। तो अब देखो आपको यहाँ पर इसका आंसर मैं बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, डिफाइन कोऑर्डिनेशन आइसोमर, इसके आंसर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखना है और कैसे समझना है, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर 200 पे आ जाओ, पेज नंबर 200, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, दे शो interchange of ligands between cationic and anionic spheres of different metal ions, दिख रहा है, ये क्या करते हैं, ये चेंज ऑफ लाइगेंड्स दिखाते हैं। तो कॉमन सेंस से आप देख सकते हो, आपको दो बॉक्स दिख रहे, दो स्क्वायर ब्रैकेट साथ में दिख रहे, कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। आप सिर्फ इतना सिंपल सा लॉजिक पकड़ो, क्या समझा आपको, जब मुझे दोनों कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स दिखेंगे तो वो कौन से टाइप का आइसोमर दिखाएगा बताओ,
कोऑर्डिनेशन सिंपल। करना क्या है, इसका लाइगेंड साइनाइड इसको देने का और इसका जो NH3 है वो इसको देने का, खत्म। देखो यहाँ पर पहले में कोबाल्ट के पास अमोनिया था और क्रोमियम के पास साइनाइड था, देख सकते हो। तो इसका आइसोमर बना तो क्रोमियम के पास अमोनिया आ गया और कोबाल्ट के पास साइनाइड चला, दिख रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लाइगेंड्स को एक्सचेंज किया। क्या किया बताओ, इन्होंने अपने लाइगेंड्स को एक्सचेंज किया, इतना सिंपल। आई होप ये बात क्लियर हो बच्चों, सबको क्लियर हो गई ये बात। इन्होंने क्या किया, अपने लाइगेंड्स को बच्चों एक्सचेंज किया, बहुत ही सिंपल, लाइगेंड्स को एक्सचेंज किया। ठीक है, ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर डेफिनेशन। आपका पेज नंबर भी मैं लिख देता हूँ जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ। कोऑर्डिनेशन आइसोमर पेज नंबर 200, डेफिनेशन मिल गया, आंसर कम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, आप देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा हाइड्रेट एंड सॉल्वेट इज द सेम, देख सकते हो ये, व्हेन वाटर इज द सॉल्ट। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी बुक में वो चार्ट में सॉल्वेट लिखा पर मैंने नाम हाइड्रेट लिखा, आप देख सकते हो सेम। यहाँ पर क्या फंडा है, सिर्फ आपको कंडीशन एक ही याद रखनी है बच्चों। कंडीशन क्या याद रखेंगे आप देख लेना, आप कंडीशन क्या याद रखेंगे, वन ऑफ द लाइगेंड्स हैज टू बी, एटलीस्ट जो लाइगेंड है वो क्या होना चाहिए, H2O। और H2O का नाम वाटर है कि एक्वा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में H2O का नाम क्या है, एक्वा, बस सिंपल। अब देखो, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर CrH2O 6 टाइम्स Cl है, देखिए। और वो वाटर मॉलिक्यूल को बॉक्स के अंदर से बॉक्स के बाहर लेके गए, देख सकते हैं। पहले 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल कहाँ थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थे। अभी क्या किया हमने, 5 को अंदर रखा, एक को बाहर लेके गए, तो बाहर से एक क्लोरीन अंदर लाना पड़ा तो कॉम्पेंसेट, क्योंकि उसको 6 लाइगेंड चाहिए, क्रोमियम को 6 लाइगेंड चाहिए, बरोबर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर की एक चीज को एक्सचेंज किया, बात समझ में आ रही है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक बहुत बेसिक चीज सिखाई थी, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वही कॉम्प्लेक्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वही सेकेंडरी वैलेंसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, याद है ये। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो यहाँ पर जो लाइगेंड है, कौन है लाइगेंड यहाँ पे, एक्वा। कौन है लाइगेंड यहाँ पे, H2O, यानी कि एक्वा। एक्वा जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से आयोनाइजेशन स्फीयर में जा रहा है, बस इतना समझ लेना। क्या करना है उसको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाना, बस इतना इजी है आपका हाइड्रेट आइसोमर। बात समझ में आ रही है, सेम पेज 200, आई हैव मार्क्ड द डेफिनेशन फॉर यू, खत्म। एक्वा बस अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, वैसे वर्स। एक्वा का ब्रैकेट के अंदर बाहर का एक्सचेंज इज इक्वल टू सॉल्वेट आइसोमर, समझ रहे हो। अच्छा, अगर एक्वा के अलावा कोई लाइगेंड हो, अभी एक्वा नहीं है, समझा, अभी वाटर नहीं है लाइगेंड, वाटर के अलावा कोई भी है, जैसे कि ये एग्जांपल देखो, NH3SO4, इसमें लाइगेंड कौन से, अमीन है। NH3 को मैं अमोनिया बोलता हूँ यहाँ पे, नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अमीन। और SO4 को तो सल्फेटो, SO4 को बोलता हूँ सल्फेटो, सल्फेट नहीं सल्फेटो। आप लोगों को मैंने ये कहा था कि वो जो टेबल है उसको ध्यान से एक बार पढ़ना, उसमें आपको अजीब अजीब नाम जो है वो पता चल जाएंगे। जैसे मैंने कल बताया भी था कि फ्लोराइड को फ्लोराइड नहीं फ्लोरो बोलेंगे, साइनाइड को साइनाइड नहीं साइनो बोलेंगे, वैसे ही सल्फेट को सल्फेटो बोलेंगे। अब आप यहाँ देखो, ब्रोमीन बाहर था, सल्फेट अंदर था, चेक कर लो मैं क्या बता रहा हूँ। ब्रोमीन बाहर था, सल्फेट अंदर था, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन अंदर आ गया, सल्फेट बाहर आ गया, क्या हुआ, वापस एक्सचेंज। बट लाइगेंड वाटर नहीं था, वाटर के अलावा कुछ था तो आयोनाइजेशन। सेम चीज वाटर के साथ होती तो हाइड्रेशन, समझा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रेट आइसोमर इज अ टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर, यस और हाँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया जो मैंने कहा, तो आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा, देखो सिमिलर टू आयोनाइजेशन, सेम ही तो है। हाइड्रेट के लिए उन्होंने क्या लिखा है, सिमिलर टू हाइड्रेट आयोनाइजेशन आइसोमर, है ना, कितना सही है, करेक्ट। तो यहां पर देखना, हाइड्रेट आइसोमर्स आर सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमर। एग्जांपल ये रहा, in compound 1 solvent is directly bonded to Cr, in compound 2
इट अपीयर्स एज फ्री मॉलिक्यूल, बाहर चला जाता है। सेम वे आयोनाइजेशन में आप सेम फंडा लगाओ, पहले वाले में सल्फेट वाज बॉन्डेड टू द मेटल, देखो अंदर था, सल्फेट अंदर था, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सल्फेट वाज बॉन्डेड टू द मेटल, सेंट्रल मेटल कौन था, कोबाल्ट। और सेकंड कंपाउंड में ब्रोमीन इज लिंक्ड टू मेटल व्हाइल सल्फेट इज आउटसाइड, समझ रहे हो। बस इनसाइड आउटसाइड को मैंने कैसे लिखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। इनसाइड को मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलता हूं, आउटसाइड को मैं क्या बोलता हूं, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। अब यही एग्जांपल आप देख लो, यही सेम टू सेम एग्जांपल बच्चों, मतलब आपकी अगर आप देखो क्वेश्चन बैंक और टेक्स्ट बुक अगर आप करके जा रहे हो, मैं आपको गुड मार्क्स नहीं फुल मार्क्स गारंटी कर सकता हूँ अगर आप ढंग से करके गए। आप देख सकते हो सेम ये जो मैंने अभी बॉक्स किया रेड वाला, यही आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ, चेक कर लो, देख लो, मतलब दे आर गिविंग यू द मार्क्स ऑन अ प्लेटर बेसिकली। टेल मी द आंसर क्या हुआ, देखो यहाँ पर सल्फेट और ब्रोमीन एक्सचेंज हुआ, यस और नो, देख लो दोनों में, कोबाल्ट कोबाल्ट सेम, NH3 5 बार सेम, सल्फेट अंदर से बाहर गया, ब्रोमीन बाहर से अंदर आया, तो ये क्या हुआ, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर, एकदम इजी, ये क्या हुआ, ये आयोनाइजेशन आइसोमर। आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आया। और पेज नंबर 200 पे ये देखो एग्जांपल में से ही उठा के इन्होंने दिया, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने वाले, ठीक है, तो काफी क्लियर क्लियर। लास्ट है हमारा सॉल्वेट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, आयनाइजेशन हो गया, लास्ट है हमारा लिंकेज। लिंकेज के लिए तो बहुत ही आसान, लिंकेज के लिए इतना आसान, लिंकेज के लिए एक ही आप कंडीशन याद रख लो लिंकेज के लिए, और आपका आंसर सॉर्टेड हो जाएगा। लिंकेज के लिए एक ही कंडीशन है, एम्बीडेंटेट लाइगेंड चाहिए, क्या चाहिए, एम्बीडेंटेट लाइगेंड होना चाहिए। आपको पता है एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है, जो दोनों साइड से, जो दोनों साइड से बॉन्डिंग कर, टू डोनर एटम्स इज बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट इज which has two, which has both sides available, there's a difference। एम्बीडेंटेट मतलब which has both sides available but एक टाइम पे एक ही देगा, और इसके हमारे सिलेबस में 3 ही एग्जांपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, CnNC, NO2ONO और SCnNCS, बस इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आपको ये इनमें से कोई भी दिख जाए लाइगेंड्स में, इनमें से कोई भी दिख जाए लाइगेंड्स में, तो आंसर आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म ही आएगा। क्या आएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म ही आएगा। देख लो ये रहा, when ligand has two donor different atoms which means two donor different atoms, two different donor atom मतलब एम्बिडेंटेड, सीधी बात है। एग्जांपल देख लो, NO2 है ना हमारे एग्जांपल में एम्बिडेंटेड के, और आप चेक कर सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड है, चेक कर लो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर अब इसका आंसर आपको मिल गया, चेक कर लो जरा, देख लो, और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइगेंड्स है लिंकेज आइसोमर, और जो मैंने अभी बॉक्स किया रेड वाला, वही आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, चेक करो, देखो it's that simple, they've simplified it to that level that they've given you the same question, उठा के चेक, दिख रहा है सबको, आंसर क्या आएगा, NO2 दिख गया आप लोगों को, NO2 दिख गया, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, लिंकेज आइसोमर, इजी, सही है। आई होप सबको आवाज क्लियर आ रही है अभी भी, ठीक है। सो लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म और आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, ये 4 टाइप के आपके आइसोमर्स हो गए, कौन से, स्ट्रक्चरल में। अभी हम लोग जाएंगे ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल में, और ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल खैर आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक की वजह से पता ही है, सिस्टेंस आपको मालूम है कैसा दिखता है, डेक्स्ट्रो लीवो आपको पता है कैसा दिखता है, मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जब डेक्स्ट्रो लीवो होता है तो मिरर इमेज बनाने का, अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ रहा, तो
वो ऑप्टिकल आइसोमर। और सिस और ट्रांस भी हम लोगों ने किया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, सेम साइड सिस, ऑपोजिट साइड ट्रांस, है ना। तो वो दो हम लोग देख लेते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे सिस ट्रांस। पर सिस ट्रांस में जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको उसका सिंप्लीफाइड वर्जन दूंगा, आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लें हमारे क्वेश्चंस सिस ट्रांस के, एमसीक्यूज में तो नहीं है। हाँ, हमारे सिस ट्रांस के यहाँ पर है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देन ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेशन का, और डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड हाइड्रेशन दो बार पूछा है इन्होंने, यहाँ पे देख लो सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एंड ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ COEN थ्राइस, ठीक है। ओके चलो। तो हम लोग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, these are non-superimposable mirror image isomers. They are possible in heteroleptic complexes. Now here, do not mark this sentence because this will be confusing for you. क्योंकि ज्योमेट्री के लिए हम लोग नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ये फंडा यूज नहीं करते। अपन किसके लिए यूज करते हैं वो? ऑप्टिकल के लिए यूज करते हैं। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज वाला जो फंडा है वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ऑप्टिकल के लिए यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग ज्योमेट्रिक में क्या बात करते हैं? हम लोग ज्योमेट्रिक में बात करते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इसकी सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब ये थोड़ा सा बाउंसर जाता है बच्चों को, सिस ट्रांस आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है सिस ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ऐसे अलग अलग दिए हुए, सिस ट्रांस आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर, सिस ट्रांस आइसोमर इन व्हाट इज इट, ऑक्टाहेड्रल वगैरह। और आई थिंक सो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे 1 के बाद सीधा 3 प्रिंट किया। चेक करो सबके बुक में ये मिस्टेक है क्या? 2 तो है ही, 2 प्रिंट ही नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, करते हैं अपन, चलो। अब ध्यान से सुनना, मैंने जैसा आपको कहा आई विल गिव यू अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस। ध्यान से सुन लेना। आपके पूरे सिलेबस में बच्चों, आपके पूरे सिलेबस में, दिस आई एम सेइंग अप टू सीईटी लेवल आल्सो, ठीक है। आपके पूरे के पूरे सिलेबस में टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कौन से आपके पास? आपके पास टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कौन से पूरे सिलेबस में? तो आप बोलोगे सर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारे पास, जैसे आपको मैंने कल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो आप कैटायोनिक, एनायोनिक, हेटेरोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, ये सब तो क्लासिफिकेशन आप करते हो, है ना। ये तो हमने किया हुआ है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बट अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दूं, आपके पास टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? तो ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स है और ML6 टाइप के कॉम्प्लेक्स। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है बच्चों को, समझो जरा ध्यान से समझना, 2 मिनट लेके शांति से समझा रहा हूँ, फोकस करना। M स्टैंड्स फॉर मेटल, L स्टैंड्स फॉर लाइगेंड। एक मेटल 4 लाइगेंड वाला कॉम्प्लेक्स, समझे? यहाँ पे क्या हुआ, एक मेटल 4 लाइगेंड वाला कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक मेटल 6 लाइगेंड वाला कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? बोलो हाँ की। क्लियर है सबको? आप कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा के देख लो आपके पूरे सिलेबस का, NiCN4 कौन से टाइप का है? एक मेटल 4 लाइगेंड, Ml4। ये CONH3 4 टाइम्स Cl2, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, कौन से टाइप का है? Ml6। ये देखो कौन से टाइप का है? Ml6, एक मेटल 6 लाइगेंड। आप कोई भी उठा के देखो, आपको Ml4 या Ml6 ये दो कैटेगरी का ही मिलेगा, उसके अलावा आपके सिलेबस में है ही नहीं। एक आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सेप्शन, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में है, FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयन, पेंटा कार्बोनिल, एक एक्सेप्शन। बाकी आपके पूरे सिलेबस में Ml4 Ml6 चेक करो, देखो FeC2O4 थ्राइस, C2O4 बाइडेंटेट लाइगेंड है,
मतलब 2 लोन पेयर लाता है, 2 3 जा 6, कौन से टाइप का हुआ, Ml6, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो Fe6 Ml6, यहाँ पे देखो 5 अमोनिया 1 NO2, कौन सा टाइप, Ml6, क्लियर हुआ। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप कैटेगराइज करके पढ़ सकते, सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते, ठीक है ना। अब आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल चीज है। Ml6 देखो तो आंख बंद करके लिखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं। ज्योमेट्री क्या लिखोगे, बताओ। Ml6 देखोगे तो ज्योमेट्री क्या लिखोगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, आंख बंद करके, 101% करेक्ट। अब आपको मैं पूछूं इसका आंसर, ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन है, और आपको आंसर एक एक सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, एक एक सेकंड में आपको आंसर आ जाएंगे। जैसे कि वो आपको पूछता है, आ गया क्वेश्चन, हाँ ये देखो, द ज्योमेट्री ऑफ COF6, COF6 इज व्हाट टाइप, आंसर आ गया, चेक कर लो। Ml6 आंख बंद करके लिख देना ऑक्टाहेड, बात समझ में आ रही सबको, बोलो हाँ की, है कि नहीं, सिंपल है ना। Ml6 है तो ऑक्टाहेड्रल, खत्म, बात खत्म, सिंपल है ना। अभी Ml4 अगर है, अभी अगर Ml4 है तो आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अगर Ml4 है तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कौन से हैं, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है, कैसे हो सकती है, टेट्राहेड्रल, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने किया ना, मीथेन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, Ml4, कैन यू सी द सिमिलैरिटी, Ml4CH4, ऐसा देख सकते हो। या तो स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री हो, कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, ये बात क्लियर हुई, बोलो हाँ की ना। या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या तो स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यानी कि Ml6 है अगर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3, फिर से देखिए, अच्छा ये तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, ऑक्टाहेड्रल का मतलब sp3d2 और d2sp3 होना चाहिए। टेट्राहेड्रल आपको मुंह जबानी याद होगा, सबको याद होगा, नहीं याद है तो देख लो, sp3, टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज sp3, पता ही है अपने को यार। स्क्वायर प्लेनार में sp2d और dsp2, तो मैंने नया कुछ नहीं लिखा, मैंने sp3d2 d2sp3 मतलब d को अंदर बाहर ऐसा ले लिया, सेम वे sp2d और dsp2 में d को अंदर बाहर ऐसा ले लिया, बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। ये हमारा एक, मैंने आपको एक बोल सकते हैं ना, शॉर्ट में एक समरी बना के दिया कि किस टाइप के आपको कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, इसमें से आपके काफी सारे आंसर सॉल्व डायरेक्टली हो जाते हैं। जैसे कि, जैसे ये वाला फिफ्थ वाला एमसीक्यू देखो, फिफ्थ वाला एमसीक्यू देखो, तो आपको एटलीस्ट ये तो डेफिनेटली पता चल गया कि इसमें से आंसर जो है ऑक्टाहेड्रल तो है, तो मतलब बी और डी में से आंसर नहीं हो सकता, ये देखो प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, ए और सी में से आंसर होगा, है कि नहीं? बात समझ रहे हो, तो एटलीस्ट आपकी एलिमिनेशन बहुत आसान हो जाती है इस समरी से, और कुछ कुछ आंसर आपको डायरेक्टली भी आ जाते हैं, जैसे कि COF6 की ज्योमेट्री आपको पता चल गया, टेट्राहेड्रल हो गया। आपको बोलेगा ज्योमेट्री ऑफ CONH3 6 टाइम्स, बताओ क्या आएगी आंसर, देख लो, लॉन्ग आंसर में पूछा, ऑक्टाहेड्रल, खत्म। तो इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप आंसर्स को लिख सकते हो कि भाई Ml6 कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, खत्म, सिंपल।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बोलोगे सर ज्योमेट्रिक आइसोमर पढ़ाते पढ़ाते आप यहाँ कहाँ घुस गए? तो ये इसलिए यहाँ पे घुस गए हम कि आपको इसमें मैं सिंप्लीफाई करके समझाना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री, अभी मेरे पास तीन ऑप्शन हो गए ना, ज्योमेट्री में मेरे पास तीन ऑप्शन कौन से हो गए? टेट्राहेड्रल हो गए, ठीक है, स्क्वायर प्लेनार हो गए, और ऑक्टाहेड्रल हो गए। क्लियर है बच्चों? टेट्राहेड्रल में नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखता ही नहीं है। समझ गए? सिस और ट्रांस जो है ना, वो टेट्राहेड्रल में बन ही नहीं सकता, ऐसा याद रखो। टेट्राहेड्रल कैन नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर। ये समझ में आया सबको? टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं दिख सकता। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिक आइसोमर बन सकता है। अब स्क्वायर प्लेनर में मुझे बताओ, जो कॉम्प्लेक्स था वो कौन से टाइप का था बेटा? अब बोलोगे सर ML4 टाइप का था। कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का था? ML4 टाइप। तो मैं उसको बोलूं MA4। आप बोलोगे MA4 मतलब एक मेटल और चार सेम टाइप के लाइगेंड। बोलो हाँ कि एक मेटल और चार सेम टाइप के लाइगेंड। MA3B एक मेटल है, चार लाइगेंड है, तीन एक टाइप के, चौथा दूसरे टाइप का है, एक अलग है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद MA2B2 दो लाइगेंड एक टाइप के, दो लाइगेंड एक टाइप के, और चौथा है MABCD। अब जिन गधों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर AB3 लिखो ना, तो वो तो वही हो गया ना कि एक एक टाइप का और तीन दूसरे टाइप के, वो तो A3B में आ गया ना। हाँ, हाँ, आप लोग जो खास करके जो PCM वाले स्टूडेंट हो उनको तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझता ही रहेगा। PNC नाम का एक चैप्टर है मैथ्स, तो आपको तो समझता रहेगा कि अरेंजमेंट कैसे होती है ना? Now why have I written it like this? Because again here no geometry guys. Here no geometry guys. तो आधे तो मैं आपके ऐसे एलिमिनेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे कि अगर ऐसा कंपाउंड दिया है तो क्या मुझे ज्योमेट्रिक आइसोमर ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख के आ जाने का नो ज्योमेट्रिक आइसोमर। समझ में आ रही है बात? बात आप लोगों को समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल उसने आपको ऐसा ही कंपाउंड दिया, उसने बोला ZnNH3 फोर टाइम्स, इसका निकालो ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो आप क्या लिख के आओगे? ZnNH3 फोर टाइम्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर। क्यों? क्योंकि ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, चारों लाइगेंड सेम, नहीं दिखाता ज्योमेट्री। जाओ, खत्म। समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल के साथ सिखा रहा हूं, देख लो। सपोज वो आपको बोले निकल, निकल Cl थ्राइस Br, A3B हुआ, ये मेटल है निकल, तीन लाइगेंड क्लोरीन है, एक लाइगेंड ब्रोमो है, डज नॉट शो, खत्म। तो ऐसे अगर आपको वो पूछ लेगा तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो भाई ये नहीं दिखाता, खत्म करो। क्लियर? A2B2 वाले में दो आइसोमर दिखेंगे, कौन से? एक सिस, एक ट्रांस। इजी, समझ रहे हो? और MABCD वाले में कितने आइसोमर दिखेंगे? यू वांट टू कैलकुलेट? चलो देखते हैं, आपको यहाँ पे समझेगा क्लियर। देखिए, अब आपको ये समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। सिस ट्रांस दैट इज ज्योमेट्रिक इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में दिखता है ज्योमेट्रिक, हाँ बरोबर है। कौन से टाइप में? MA2B2 टाइप में। समझ रहे हैं अभी क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में? बाउंसर नहीं जा रहा है ना? देख लो, फिर से देखो। स्क्वायर प्लेनर में उन्होंने डायरेक्टली MA2B2 से चालू किया, उसके पहले के नहीं है। क्लैरिटी आई लाइफ में? टेट्राहेड्रल का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिखा है ज्योमेट्रिक में, स्क्वायर प्लेनर से चालू किया। स्क्वायर प्लेनर में भी MA4 नहीं लिखा, MA3 भी नहीं लिखा, MA2B2 लिखा है। समझ में आई बात? तो यहां से उन्होंने चालू किया, देख सकते हो आप। दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी। और एग्जांपल उन्होंने बड़ा प्यारा दिया आपको, प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, बट स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो आप लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया ना उन्होंने, लगाना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स है बॉस, है कि नहीं?
और यहाँ पर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, जिन बच्चों को अभी तक सिस ट्रांस नहीं समझता वो थोड़ा सा गर्म पानी से मुंह धो के आए। लेकिन अगर आप देखो NH3 सेम साइड, NH3 ऑपोजिट साइड दिख रहा है। सेम साइड मतलब सिस, ऑपोजिट साइड मतलब ट्रांस, ये तो पता ही है ना यार। जिनको नहीं पता था आप समझ में आ गया होगा। सेम साइड सिस, ऑपोजिट साइड ट्रांस, समझे कि नहीं समझे? कितने आइसोमर दिख रहे बताओ, कितने आइसोमर दिख रहे हैं? कितने आइसोमर दिख रहे हैं? दो, एक सिस एक ट्रांस, खत्म। सिंपल है ना? समझ रहे हो बात को? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। PTNH3H2OCl2, इसमें क्लोरीन दो है, एक वाटर है, एक अमोनिया है, बरोबर? मतलब टाइप देखो कौन सा टाइप, Ma2Bc टाइप। A2 मतलब दो क्लोरीन, B मतलब एक अमोनिया, Cl2 मतलब एक H2O, Ma2Bc टाइप। तो क्या हुआ, कॉमन सेंस लगाओ जरा, देखो Cl सेम साइड आ गए तो सिस, Cl ऑपोजिट साइड आ गए तो ट्रांस। समझ में आ रहा है? इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब ये है, बस इतना ही है। सेम साइड आ गए तो सिस, ऑपोजिट साइड आ गए तो ट्रांस। अच्छा, ये जो है बच्चों, इसको नोट कर लेना, अपनी नोट टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना, गड़बड़ नहीं करना। देख लो, आपको मैं लिटरली पूरा का पूरा प्लेटर पे बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन। फिर ये मत पूछना सर गाइड खरीद लें, सर टारगेट ले लें, सर 21 से पढ़ लें। हाँ, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो तो सही। चलो, यहाँ देखो आपको ये आंसर मिल गया, PTNH3H2O6Cl2 मिला। ये देख सकते हो, यही जो मैंने बॉक्स किया यहाँ पे मिल गया आपको बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना। तो ये वाला मैंने आपको करा दिया है कि नहीं? अब ये देखो नेक्स्ट वाला, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा है नेक्स्ट वाला, कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में हमने देख ली वैरायटी, Ma2B2 भी देख लिया, Ma2BC भी देख लिया, है ना, अलग अलग। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बच्चों कैसे टाइप है, Ma4B2 से चालू होता है सीधा, मतलब Ma6 में नहीं होएगा, A5B में नहीं होएगा, सीधा उन्होंने कहां से चालू किया, A4B2। ये गया दिमाग में? मतलब 6 के 6 लाइगेंड सेम रहेंगे तो तुम कैसे बनाओ, नहीं बना सकते। 5 लाइगेंड सेम रहेंगे तो भी नहीं बना सकते। 4+2 का कॉम्बो रहेगा तो बना सकते हो। और यहां पर तुम्हारे पास ये एग्जांपल with its structures has been asked, check। आप देख सकते हो, ये रहा आपका क्वेश्चन, सेम टू सेम देख लो, एज इट इज उठा के पूछा है। क्या है देखते हैं, CONH3 4 times Cl2, what type is it? Ma4B2 टाइप मिला। अब जिनको कंफ्यूजन है ध्यान से देखिए, क्लोरीन क्लोरीन बाजू में मतलब सिस, और अक्रॉस सामने सामने, दूर दूर मतलब ट्रांस। सामने अक्रॉस रहेगा तो ट्रांस, बाजू बाजू में रहेगा तो सिस। समझे कि नहीं समझे परमार साहेब? समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूज है, क्लियर? बाजू बाजू में रहेगा तो सिस, दूर दूर रहेगा तो ट्रांस, सिंपल है ना? ऐसा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, COEN2Cl2। अब आप बोलोगे सर ये कैसा गड़बड़, EN2 जो है वो बाइडेंटेट लाइगेंड, EN2 जो है वो क्या है, देखो ये देखो, EN2 दो साइड से बॉन्डिंग कर रहा है ना, क्योंकि ये बाइडेंटेट। हम लोगों ने बाइडेंटेट के एग्जांपल किए थे कल, इथिलीन डायमाइन उसके एग्जांपल में सबसे क्लासिक एग्जांपल है। तो आप नोट करो जब बाइडेंटेट लाइगेंड आ गया तो यहाँ Cl बाजू में, तो ये क्या है, सिस रहेगा, और यहाँ पे Cl सामने, तो क्या ये ट्रांस रहेगा। समझ में आया? बोलो हाँ की। यहाँ पर बाजू बाजू में तो सिस, और दूर दूर है तो सामने सामने है, तो अक्रॉस है तो ट्रांस, सिंपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमने कर लिए,
कल हमने ये आईयूपीएसी नियम तो कर लिया था NiCN4 का, और यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमर वाला पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, yes. Last part is, I think, optical isomers. Then we'll be done. Yes. So this was your geometric isomer. Then we'll be talking about optical isomers. Optical isomer क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बहुत बार बता चुका हूँ। इसके हम लोग, हमारे पास दो फॉर्म कौन से होते हैं? डेक्स्ट्रो लीवो होते थे ना, याद है ना? ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड लेके जाएगा तो लीवो, राइट साइड लेके जाएगा तो डेक्स्ट्रो, राइट साइड लेके जाएगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड लेके जाएगा तो लीवो। सही है? दिमाग तुम्हारा खराब है क्या? लेफ्ट वाला लीवो है, इतना ही बेसिक चीज कैसे नहीं याद रहती? लेफ्ट लीवो, राइट डेक्स्ट्रो। सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट इज इनैंशियोमर्स, कब दिखेंगे? कब दिखेंगे? एक हिंट दे रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से याद रखना। जब दो बाइडेंटेट से ज्यादा लाइगेंड होंगे ना, तो आप ऑप्टिकल आइसोमर ढूंढना, अदरवाइज ढूंढना भी मत, बॉदर भी मत करना। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये रूल नहीं है, बट ये आपको मैं टिप दे रहा हूं। यहां पर देखो EN 3 टाइम्स है। EN इथिलीन डायमाइन क्या है? बाइडेंटेट लाइगेंड है, 3 बार दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर दिखेगा। बात सिंपल है। बाइडेंटेट लाइगेंड 2 या उससे ज्यादा दिए रहेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, तो बनाने की कोशिश भी मत करना, छोड़ देना। ये आपके लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड लेवल पे, सीटी लेवल पे बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। तो ऑप्टिकल आइसोमर हमको पता है डेक्स्ट्रो लीवो होता है, तो पता ही है। और ये भी मालूम है कि डेक्स्ट्रो और लीवो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए ठीक है, बट एक्चुअली उसको एक्सपेरिमेंटली ढूंढा जाता है। याद है मैंने बताया था, पोलैरिमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, उसमें रीडिंग आती है, पॉजिटिव रीडिंग डेक्स्ट्रो के लिए आती है, नेगेटिव रीडिंग लीवो। तो उसका जो स्ट्रक्चर वक्चर है वो हम बना लेंगे, बट एक्चुअल जो रीडिंग है वो तो हमको पोलैरिमीटर से आएगी, वो एक्सपेरिमेंटल है, वो हमको उसका कुछ लेना देना भी नहीं है। हमको उसका कुछ लेना देना है ही नहीं कि भाई उसकी मतलब रीडिंग क्या आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमको रीडिंग से लेना देना नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमको देखना है, किसके बारे में देखना है हमको? सिर्फ स्ट्रक्चर बना देना हमने, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर। तो देखते हैं। डेक्स्ट्रो एंड लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। नाउ इफ आई मेक अ axis like this, so make an axis like this, I cannot find any symmetry in the molecule, and lack of symmetry is the condition for optical isomer। बोलो हाँ की ना, है ना? lack of symmetry was the only condition for optical isomerism, है ना? हम लोगों ने देखा था ना, असिमेट्रिक कार्बन देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद होगा आप लोगों को। असिमेट्रिक कार्बन होता था तो हम बोलते थे हाँ यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा, याद है सबको? तो यहां पर COEN थ्राइस के ऑप्टिकल आइसोमर सीधा सीधा ऐसे बनाने हैं आपने, जहां पर एक आसान तरीका ऐसे देख लो कि इमेजिनरी एक एक्सिस है ना, तो एक में दो EN एक साइड, एक को एक बाजू रख दो, दो को राइट एक को लेफ्ट, और फिर वैसे दो को लेफ्ट एक को राइट, ऐसे लिखो इमेजिनरी एक्सिस के आसपास। दैट्स द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ। वो तुम्हारा फिजेट स्पिनर होता था ना, फिजेट स्पिनर वैसा दिखता है, देखो। और यही आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ भी है, देख लो। ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ COEN थ्राइस, देख रहे हो? उसको बस घुमाना है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी मार्क किए हुए, ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ COEN थ्राइस। अब आप बोलोगे COEN थ्राइस ये कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने आपको बता दिया, EN बाइडेंटेट, तो 3 EN इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, तो ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हो? तो इसकी मैं आपको ज्योमेट्री पूछूं तो क्या लिखोगे बच्चों? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑब्वियसली,
कितना आसान है, देख सकते हो आप, समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ML6 है। Now in your syllabus again, they have given you only one example and only one example will be asked कि भाई ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक दोनों दिख रहे हैं, और ऐसा आपके इसमें एक ही एग्जांपल है इसमें दोनों दिख रहे हैं। पूछो क्यों? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो और मोर बाइडेंटेट है, तो इसमें EN ट्वाइस है ना, इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेट है, वो दो है तो ऑप्टिकल दिखाएगा, टू और मोर, है ना। PtCl2En2 में दो है ना, दो EN है और दो क्लोरीन भी है, तो ये A2B2 टाइप का भी तो हुआ, Ma2B2 टाइप का भी हुआ जो पहले किया था ये वाला। तो Ma2B2 में ज्योमेट्रिक दिखता है और दो En की वजह से ऑप्टिकल दिखता है। सो इन दिस टाइप ओनली द सिस, ध्यान से देखना, ओनली द सिस शो ऑप्टिकल आइसोमेट्री। मतलब पहले क्या करने का, उसका सिस और ट्रांस बनने का। पहले ध्यान से सुनो, मैं जो वर्ड जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बच्चों। Ma2B2 टाइप का ये है, बरोबर है? कैसा ये Ma2B2 टाइप का है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ ए तुम क्लोरीन मान लो और बी तुम इथिलीन डायमाइन मान लो, बरोबर है? ये मान लिया सबने। इसमें आप क्या बनाओगे, सिस एंड ट्रांस बनाओगे, करेक्ट है, ये तो बना के दिखाया था मैंने, है कि नहीं? अब जो सिस वाला है ना, इसका डेक्स्ट्रो और लीवो बनाओगे, समझे कि नहीं समझे? क्या बोलता है, ओनली द सिस विल शो आइसोमेरिज्म, कौन सा? ऑप्टिकल। ट्रांस में ऑप्टिकल नहीं दिखे। क्लियर हुआ? बोलो हाँ कि ना। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए? एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो और एक ट्रांस, समझे? टोटल हुए तीन, टोटल हुए तीन। ये सीईटी में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीईटी के हिसाब से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे चार लिख के आएंगे। जो सिस वाला है वो या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना, तो सिस को नहीं गिनना है, डेक्स्ट्रो लीवो को गिनना है, समझा? तो दो डेक्स्ट्रो लीवो दो हो गए और एक ट्रांस हो गया, तो टोटल हो गए तीन। इस तरह से इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों? तो यहां पर हमारा ज्योमेट्री और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर मेनी टाइम्स कि आइसोमर्स में बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट आपके लेवल पे इतनी इनफ है। हाँ जी, वो यही है। This is important. This is the only one that shows geometry. Now, in this is given. I'm saying from the examples given in your book, this is the only one. There are others, of course, but for you all, this is the only one. Okay. Now, the last part of the chapter that ends everything, because CFT आपके इसमें नहीं है. Crystal field theory is completely deleted. The entire part of crystal field theory is deleted. तो अपने को करना है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या करना है? VBT, that is valence bond. Again, this is something that you have done already in chemical bonding in class 11, but I'm pretty sure most of you don't remember, so I'll explain it again in detail. ठीक है? वैलेंस बॉन्ड थियरी, एक अलग पेज ले लेता हूं मैं उसके लिए और आपको शुरू से समझाता हूँ डिटेल। ठीक है? और डिटेल में समझाने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल व्हिच इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन बैंक, सो दैट ये भी आपका कवर हो जाएगा। COF6 3 टाइम्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने को बोला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने को बोला, ज्योमेट्री बताने को बोला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने। ठीक है? वो बोल रहा है इसके बारे में सब कुछ बताओ। तो अगर आपको वो पूछता है एक कॉम्प्लेक्स और बोलता है उस कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कुछ बताओ, तो आप VBT यूज करो। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो ऐसी थियरी है जो एक कॉम्प्लेक्स की पूरी डिस्क्रिप्शन दे सकती है, एक्सेप्ट इट्स कलर। कलर नहीं बता सकती वैलेंस बॉन्ड थियरी, बाकी सब कुछ बता सकती है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत ही अच्छी थियरी है। ठीक है? अभी अगेन अगर आप देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी के पोस्टुलेट्स ये सब नाटक करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने कहा ना, IUPAC में रूल नहीं पढ़ने का, सीधा नाम कैसा लिखने का वो पढ़ने का इसमें। वैसे VBT के पोस्टुलेट गए भाड़ में, अपन सीधा एग्जांपल से चालू करें। ठीक है? एग्जांपल नंबर 1,
COF6 3-। क्लियर है बच्चों? COF COF6 3-। कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोराइड लाइगेंड लगे हुए हैं, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव है। पहले मुझे इसका एकदम फटाक से इसका नाम बताओ। हेक्सा चेक फ्लोरो कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। देखो नाम आ गया ना आपको? यस। एंड चार्ज और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? ठीक है ना? नाम देख लो, नाम देख लिया आपने। अच्छा, नाम से आप बोलोगे सर नाम थोड़ी पूछा था। हाँ, नाम नहीं पूछा था, प्रैक्टिस के लिए करवाया। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल लिया, दैट इज रोमन में हमने यहाँ पे लिख दिया 3। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा देखना अब बहुत इजीली समझ में। कोबाल्ट का नंबर क्या था? फीकोनिको 26, 27, 28, 29, दैट इज 27। कोबाल्ट इज नंबर 27। फिर से बता रहा हूँ, 3D सीरीज याद नहीं है तो फेल हो जाओगे। ध्यान से सुन लेना, 3D सीरीज याद नहीं की तो बता रहा हूं गारंटी से फेल हो जाओगे, क्योंकि ना कोऑर्डिनेशन के एक भी आंसर लिख पाओगे ना डी ब्लॉक के लिख पाओगे। 2 चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। CO कोबाल्ट इज नंबर 27। कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ट्रिक बताई थी ना कॉन्फ़िगरेशन की। 3D क्या आएगा? 3D7। 4s क्या आएगा? डब्बे बनाए? डब्बे बना देते हैं। अच्छा, 4s तो आ गया, ठीक है। 4p भी एग्जिस्ट करेगा, खाली रहेगा लेकिन एग्जिस्ट करेगा। 4 में p d सब तो रहेंगे ना। तो 3 में 5 डब्बे, एस में कुछ नहीं होता, पी में 3 डब्बे होते, मतलब 3 ऑर्बिटल। डब्बे मतलब ऑर्बिटल। ये रहा हमारा 4p 3D7। चलो इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4s2 ये रहा। 4p0। अभी तुमने क्या बनाया? कोबाल्ट 3+ बनाया। बोलो हाँ क्यों? ये समझा कि वो इंपॉर्टेंट था नाम लिखना? नाम लिखना क्यों इंपॉर्टेंट था, समझा ना? कहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन जाने वाले, 2 तो एस से जाएंगे, एक डी से जाएगा, समझ रहे हो? तो 3 गए, तो 3D6 बचा, 4s0 बचा, 4p0 बचा। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ की। नाम लिखना जरूरी था क्योंकि नाम से तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चला, तो CO3+ बनाने का समझो। ये क्लियर है सबको बच्चों? इसको आप लोग ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऐसा भी बोलते हो। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हो। जब वो ओरिजिनल अपने कॉन्फ़िगरेशन में तो ग्राउंड स्टेट है, जब वो एक्साइटेड मतलब उसने जब इलेक्ट्रॉन लेना देना कर लिया तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला। यस, ये भी पता है आप लोग, ये सब तो आता ही है आपको, है ना? अब आती है मस्त इंटरेस्टिंग बात। फ्लोरीन, फ्लोरीन वीक लाइगेंड है। अब आप बोलोगे सर फ्लोरीन वीक लाइगेंड है, इसका मतलब? क्योंकि ये तो आपने बताया नहीं। हम्म? जो जो लाइगेंड आ रहे हैं वो या तो वीक हो सकते हैं या तो स्ट्रांग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो वीक हो सकते हैं या तो स्ट्रांग हो सकते हैं, बरोबर है? वीक लाइगेंड और स्ट्रांग लाइगेंड में फर्क क्या है? स्ट्रांग वाले पेयरिंग करवाते हैं। स्ट्रांग वाले क्या कराते हैं? पेयरिंग करवाते हैं। और वीक वाले पेयरिंग नहीं कराते। वीक वाले पेयरिंग नहीं कराते। अब ध्यान से सुनना सर, फ्लोरीन जो है वीक लाइगेंड। आप बोलोगे सर आपने बोला हमने मान लिया, बट हमको कैसा पता कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है? ये भी तुम्हारा सवाल आएगा ना, तो तुमको मैं बता दूं, सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जो स्ट्रांग है, तुमको याद रखने। कार्बोनिल, इट इज CO,
अच्छा, इसको कोबाल्ट मत समझ लेना गधो। कार्बोनिल, साइनाइड, इथिलीन डायमाइन और अमोनिया, ये चार आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। ये चार रहेंगे तो पेयरिंग करवाना, नहीं तो पेयरिंग मत करवाना। समझ में आ रहा है? ये चार लाइगेंड्स रहेंगे तो पेयरिंग करवाने का, नहीं तो नहीं करवाने। कौन से? सीओ, सीएन, ईएन, एनएच3। ठीक है, ये किसी की सुनते ही नहीं। कैसे याद रखने का? कोई बात सुनी इन्होंने नहीं, ऐसे याद रखने का। कोई बात, हाँ, सुनी इन्होंने नहीं, ये सुनते ही नहीं किसी की। ये तुमको जबरदस्ती पेयरिंग करा के ही रहते। समझे कि नहीं समझे? हाँ? अब यहाँ बताओ, फ्लोरीन पेयरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा? नहीं करवाएगा। किसकी पेयरिंग की बात हो रही है? किसकी पेयरिंग की बात हो रही है? इन दोनों की। देखो ये इनकी पेयरिंग की बात। अगर सपोज, ध्यान से सुनिए, अगर सपोज क्लोरीन फ्लोरीन इनकी पेयरिंग करवाने की कोशिश करता, अगर फ्लोरीन इनकी पेयरिंग करवाने की कोशिश करता, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये ऐसे हो जाते। बोलो हाँ कि ना? तो डी के 2 कंपार्टमेंट तुम्हारे पास खाली रहते। बोलो यस और नो। समझा सबको मैंने क्या बोला? अगर अगर फ्लोरीन इनकी पेयरिंग करवाता, तो जो तुम्हारे पास 3d6 के इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो पेयर्ड हो जाते। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आता तो ये पेयर्ड हो जाते। ठीक है, तो ये 2 कंपार्टमेंट तुम्हारे पास अवेलेबल रहते, खाली रहते। लेकिन यहां पर पेयरिंग नहीं हुई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरह से रहेंगे। जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रहेंगे। समझ रहे हो? 6 electrons will be like this. They will not get paired. There will be no pairing. Are you understanding this? Because weak ligand pairing नहीं करवा सकते। That is the whole logic. वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं करा सकते। ठीक है, वीक लाइगेंड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इतना रिपेल करेंगे नहीं, उतना इन्फ्लुएंस ही नहीं करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जंप मार के पिछले इसमें जाके पेयर हो जाए। तो अब ये फंडा ये है कि 6 फ्लोरीन को तुमको एडजस्ट करना है, और तुम्हारे पास खाली कंपार्टमेंट कितने बेटा बताओ? 1 2 3 4 ही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर व्हाट कम्स टू द रेस्क्यू? द 4D कम्स टू द रेस्क्यू। है कि नहीं? 4D भी तो पड़ा हुआ है ना तुम्हारे पास। 4D भी तो खाली पड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास 4D भी पड़ा हुआ है, और ये 4D खाली पड़ा है। यस और नो? अब बोलोगे सर 4D कहां से आया? तो भाई फोर्थ शेल में S P D F सब होते हैं ना, एक हाँ की ना? तो 4D बोलता है भाई काम करो ना तुम लोग, मेरे 2 कंपार्टमेंट 2 ऑर्बिटल यूज करो। क्या करोगे? मेरे 2 ऑर्बिटल यूज कर लो। तो अब मुझे बताओ कि हर एक में एक एक फ्लोरीन को मैं एडजस्ट कर दूं, और हर फ्लोरीन एक लोन पेयर लेके आया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो लाइगेंड है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोरीन एडजस्ट कर दी। समझे कि नहीं समझे बच्चों? समझे? कितना सही है ना? हाँ। अब ये हो गया COF6 आपका, COF6 बन गया। पर अब आपको इस पूरे स्ट्रक्चर से क्या समझ में आया? आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया। कैसे समझ में आ गई? बताओ मुझे फटाफट। एक S लिया, 3 P लिए और 2 D लिए, तो sp3d2। देखो, S का एक यूज किया मैंने, एक ऑर्बिटल यूज किया, P के 3 ऑर्बिटल यूज किए, D के 2 ऑर्बिटल यूज किए, sp3d2। समझा कि नहीं समझा? बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं पुराने वाले 3D यूज करता, पहले वाले D यूज करता, तो क्या मैं उसको D2sp3 बोलता?
है कि नहीं? तो अब तुमको समझा मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D2 और sp3D2 और D2 sp3 क्यों लिखा था, याद आया? डी को पहले कब यूज करते, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आता तो पेयरिंग कराता, तो डी खाली रहता, तो D2 पहले यूज करते। तो सीधा सीधा कॉमन सेंस वाला बात कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आया तो इनर अंदर का डी यूज होगा, और वीक लाइगेंड आया तो बाहर का डी यूज होगा। सीधी बात है। बात समझ में आई? हाँ कि ना? अब इसके बेसिस पे तुम मुझे इसका आंसर दे पाओगे। देखो तुमको इसमें क्या पूछा उसने, बताओ। ज्योमेट्री ऑफ COF6 इज ऑक्टाहेड्रल, यस। CONH3 6 टाइम्स। NH3 क्या बोला था मैंने, स्ट्रॉन्ग में बोला था NH3 आया स्ट्रॉन्ग में, पेयरिंग कराएगा तो अंदर का डी यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो आंसर देखो सी, तो D2 पहले है। कितना इजी हो गया देखो। और ये लॉजिक तुम सीईटी में लगाओगे तो तुम्हारा आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा, पूरा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट भी काम आएगा तुमको। बोलो हाँ कि ना? अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो अंदर का डी यानी D2sp3, और वीक लाइगेंड है तो बाहर का डी यानी sp3D2। ऐसा सिंपल यार, ये शॉर्टकट है। और स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा, ये चार है तो स्ट्रॉन्ग है, COCN EN NH। समझ गए? क्लियर? अगर ये चारों में से कोई एक तुम्हारा लाइगेंड है तो वो स्ट्रांग है, खत्म। बात क्लियर हुई, समझ में आई सबको बच्चों? तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है बच्चों, कि भाई आपका अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था तो वो चारों में से अगर एक लाइगेंड था ना तो आपका स्ट्रॉन्ग है ना? तो अनुभव सिंह बस्सी का तुम लोगों ने देखा ही है, स्टैंड अप कॉमेडी, मैं स्ट्रॉन्ग, तो ये लाइगेंड भी वैसे ही, मैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा तो अंदर का डी ऑक्यूपाई करेगा, पेयरिंग कराएगा तो क्या करेगा बच्चों, बताओ? अंदर का डी वो ऑक्यूपाई। अब जैसा मैंने कहा, वैसे VBT वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं हम लोग, और बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। इतना आपके लिए इनफ है टू स्कोर नॉट गुड मार्क्स, फुल मार्क्स। ठीक है, इसके बाहर का क्वेश्चन किया है, इतना ही आपको जज करने का है कि भाई ये है स्ट्रक्चर, या आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में उन्होंने आपको क्या पूछा, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो दिख रहा है ना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन के, मतलब ये तो कोई 5वीं क्लास के बच्चे को बोल देंगे गिन के बता दे, कितने दिख रहे हैं, गिनो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, ज्योमेट्री कैसी है भाई बता दो, ज्योमेट्री कैसी है? नाम ज्योमेट्री के लिए तो इसकी जरूरत थी क्या, ज्योमेट्री तो यहीं से पता चल गई थी ना तुमको, ML6 है तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। देख लो कितना मस्त हो गया ना, ये आंसर तुम्हारा 4 मार्क का आंसर है, चार चीजें पूछी है और फटाफट आंसर आ जाएगा, है ना? और आखिरी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख, फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है, सेकंड में SP होता है, थर्ड में SPD होता है, चौथा शेल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब 4D तो है ही। तो यहाँ पर जब मैंने कोबाल्ट लिया तो मेरे को ये पता है कि अच्छा भाई कोबाल्ट में 4S एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्थ शेल एग्जिस्ट कर रही, मतलब 4SP D F सब है, खाली पड़े अलग बात, एग्जिस्ट करते हैं ना, वो ऐसा हो गया ना। थर्ड सीरीज का होगा तो उसमें 3D होगा, उसमें 4D होगा ही नहीं, थर्ड रो का अगर एलिमेंट है ना। बट हम लोग डी ब्लॉक के बनाते हैं, डी ब्लॉक 3D से चालू होता है, मतलब उसमें 4S तो प्रेजेंट है ही। अगेन ये बहुत लॉजिकल बात होगी, हम लोगों ने डी ब्लॉक DNA ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा कि भाई 3D सीरीज हमारी सबसे छोटी सीरीज, उससे छोटा तो कुछ है ही। तो 3D है मतलब 4 एग्जिस्ट करता है, फोर्थ शेल एग्जिस्ट करता है, और फोर्थ शेल एग्जिस्ट करता है मतलब 4D भी रहेगा। तो जब चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है, कब पार्टिसिपेट करेगा, जब वीक लाइगेंड होगा।
सिंपल, क्योंकि वीक लिगैंड अंदर अपने लिए जगह नहीं बना पाया पेयरिंग करवा के, तो इसलिए वो बाहर जा। थिंक ऑफ इट दिस वे ना, तुम्हारे तुम्हारे घर में कोई गुंडा रहने को आया और तुम्हारे घर के रूम खाली करवाए उसने, बोला मैं रहूंगा अंदर एसी वाले रूम में, तो उसको बोलते हो बाहर जाके गेस्ट हाउस में रहे, वो नहीं रहने को चाहिए। थिंक ऑफ इट दिस वे, ओके, that's the it's a funny but important easy way to understand it. तो यहाँ पे फ्लोरीन आया, फ्लोरीन वीक था, तुमने बोला ये चल चल बाहर जाके तू गेस्ट हाउस में रह चल, तो वो 4D में गया। लेकिन अगर इधर साइनाइड आता, यहीं पे साइनाइड, तो साइनाइड बोलता है एक काम कर, तू अपना बेडरूम खाली कर, तेरे बेडरूम में मैं रहूंगा, तू जा बाहर रह चल, या तू एडजस्ट कर अपने दूसरे रूम में जा, तू हॉल में जाके सो। तो वैसा है फंडा, ठीक है। अभी यही सेम फंडा आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, NiCN4 2 माइनस में, चलो सेम फंडा लगाएंगे। वो बोल रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और कैसे ढूंढेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर बनाना। आई होप ये क्लियर है। चलो फटाफट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, हम सब साथ में बनाते हैं। हमारे पास है NiCN4 2 माइनस। बच्चों आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इसको सॉल्व करने में, आई होप सो। यस, नाउ कैन यू सी, साइनाइड है यहाँ पर, तो ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा? पेयरिंग कराएगा, है ना। तो ये सिंपल सीधी सीधी ऐसी चीजें आप लोगों को समझ लेंगे। अच्छा इसका नाम बताओ जरा, नाम बताओ, नाम क्या रहेगा बेटा? तो इसका नाम रहेगा टेट्रा साइनो, निकल की निकले, और चार्ज 2 रहेगा, प्लस 2, ठीक है। जिनको नहीं आता, निकल प्लस 4 साइनाइड इक्वल टू -2, साइनाइड इज -1, निकल -4 इज -2, सो निकल इज +2, ऐसे करना, सिंपल, ठीक है ना। अभी निकल का नंबर क्या है अपने को मालूम होना चाहिए, निकल का नंबर है, निकल का नंबर क्या है, निकल का नंबर है 20, निकल का नंबर है 28। अभी भी तुम गधों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नंबर नहीं मालूम। इतनी यूजलेस गिरी मत करो, तुम्हारे पासिंग के वांदे हो जाएंगे। 21 to 30 तो रटा हुआ होना चाहिए, जबकि आपको शॉर्टकट भी दिया है पूरा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक कैसे याद करना है। चल देखें बच्चों, NiCN4, Ni क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। 3D8, 4S2, 4P खाली, 4D खाली, ठीक है। ये पहले बना लेने का ताकि आगे आपको स्ट्रेस ना हो। 3D में 8 बनाने के, 4S में 2 बनाने के, 4P में कुछ भी नहीं बनाने का, 4D में कुछ भी नहीं बना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3D में कंपार्टमेंट्स बना लो, 4P में कंपार्टमेंट्स बना लो, 4D में कंपार्टमेंट्स, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना 4D, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स बनाओ फटाफट, चलो 3D में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ कि ना। 4S में 2, 4P में 0, 3D 4D में 0, चलो यहाँ तक क्लियर। फिर निकल तुमको क्या बनाने का, निकल का 2+ बनाने का है, निकल का क्या बनाने का है, 2+ बनाने का, क्लियर। अभी 2+ बनाने के लिए S2 से 2 निकाल दो, तो 4S में से क्या बचा, 0। अब ये है साइनाइड, अब ये क्या है, साइनाइड, तो ये पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, पेयरिंग कराएगा। तो ये जो अनपेयर्ड है इनको ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेंगे, बोलो हाँ कि ना,
बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे साइनाइड की जगह समझो फ्लोराइड होता तो पेयरिंग नहीं कराता था। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार साइनाइड है। चारों को एक एक ले लो, चार साइनाइड। समझ रहे हो? चारों साइनाइड आगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखती है। चारों साइनाइड आगे अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, एक एक लोन पेयर लेके गए। यस। तो अब तुमको अगर मैं कुछ भी पूछूं इसके बारे में, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलोगे? DsP2। देखो वेरी गुड। अच्छा, ज्योमेट्री पूछ लो DsP2 तो आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर। देखो कितना सही है कि नहीं? अच्छा, मैं पूछूं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या? एक भी दिख रहे हैं कि सारे पेयर्ड है? सारे पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड कितने? जीरो। अनपेयर्ड कितने? जीरो। तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। देखो कैसा हो गया ये, डायामैग्नेटिक। तो पेयर्ड में डायामैग्नेटिक और अनपेयर्ड अगर होता तो पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर आपको आ गया, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ की। डाउट पूछो। अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, सिंपल। तो वीबीटी के द्वारा आप हर एक डिटेल बता सकते हो। बोलो हाँ की। कलर नहीं बता सकते, कलर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बताते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। आखिरी चीज, आखिरी चीज ये कि भाई लो स्पिन हाई स्पिन, क्या बोला? लो स्पिन एंड हाई स्पिन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इनर डी आउटर डी का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया। जिसमें डी अंदर वाला यूज हुआ वो इनर डी, जिसमें बाहर वाला यूज हुआ वो आउटर डी। बरोबर है बच्चों? अभी वो आपको एक कंपाउंड देगा और बोलेगा बताओ लो स्पिन और हाई स्पिन क्यों है। क्या बोलेगा? बताओ लो स्पिन या हाई स्पिन क्यों है, ऐसा पूछेगा वो। ध्यान से देखिए, लो स्पिन या हाई स्पिन क्यों, ऐसा पूछेगा। तो क्या फंडा है जरा समझते हैं। एक एग्जांपल उसने पूछ लिया, वाई CONH3 6 टाइम्स इज लो स्पिन। तो ये हमारा तीसरा एग्जांपल बना देते हैं। CONH3 6 टाइम्स 3 प्लस इज लो स्पिन, ये क्यों है ऐसा पूछ रहा है। तुमको वो स्पिन पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछे, जो भी है, तुमको आंख बंद करके वीबीटी के सारे फंडे लगा दे, सारे आंसर वीबीटी से आ जाए, सारे आंसर। ठीक है, कैसा और क्यों, लेट्स सी। सेम फंडा, नाम बताओ जरा, नाम बताओ इसका। हेक्सा अमीन कोबाल्ट या कोबाल्टेट? हेक्सा अमीन कोबाल्ट। और थ्री, थ्री क्यों? क्योंकि अमोनिया तो जीरो होता है, जो तीन ऊपर चार्ज लिखा है वो कोबाल्ट को ही मिलेगा। कोबाल्ट थ्री, क्योंकि कोबाल्ट प्लस जीरो इक्वल टू थ्री, तो कोबाल्ट इक्वल टू थ्री। कोबाल्ट क्यों लिखा? क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स था। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो कोबाल्टेट लिखता। अग्रीड एवरीबडी? अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो कोबाल्टेट लिखता। राइट, ध्यान से देख लो। यस, वन सेक। So you have to adjust the camera. Yeah, now it is better, ना? हेक्सा अमीन कोबाल्ट, ओके थ्री। सेम फंडे, नंबर, कोबाल्ट का नंबर 27, कोबाल्ट का नंबर 27। कैसे? 3D7 4s2 4p0 4d 0। अच्छा, 4D वैसे 4D तक लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दो तीन एग्जांपल आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि 4D लिखने की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं। अगर वीक लाइगेंड होता तो मैं लिखता ना 4D। वैसे तो यहाँ पर ये NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक ही है। मुझे 4D वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो बता दूंगा। F कभी लिखना ही नहीं, जिंदगी में नहीं लिखना। 3D सीरीज के हर एक एलिमेंट फोर्थ शेल में जाएंगे, तो एस चालू होगा, तो 4D तक एग्जिस्ट करेंगे। चलो देखो यहाँ पे, अब 3D7 फटाफट भरो। 1 2 3 4 5
6 एंड 7, ये हंस रूल, फिर 1 2, ये 0, ठीक है। अभी क्या करने का है कोबाल्ट को, बताओ, कोबाल्ट को क्या बनाने का है अभी, 3, बरोबर, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट को क्या बनाने का है, 3+, यस। तो आपका एस में से 2 गए खत्म, और इसमें से 1 गया, ठीक है, जो पेड़ था उसमें से 1 चला गया, नहीं जो पेड़ था उसमें से जा, ठीक है। और यहाँ पर 3D में कितने बचे अभी आपके पास, 6 बचे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 अनपेयर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे, पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अगर आप कंपेयर करो तो सेम टू सेम अपन ने सीओ कोबाल्ट का फ्लोरीन के साथ किया और कोबाल्ट का अमोनिया के साथ किया, मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है, पूरा बाकी का पूरा सेम था ना बच्चों, सिर्फ डिफरेंस ये था कि फ्लोरीन पेयरिंग नहीं करा पाया था, तो फ्लोरीन को 4D में डाला था, बट अमोनिया जो है वो पेयरिंग करा देगा, तो अमोनिया को 3D में डालेंगे। समझ में आ रहा है सबको, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में इतने डिटेल में जनरली नहीं जाते अपन, और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में इसलिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करते आए कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर अपन देखें यहाँ पर पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, बताओ, ऑफ कोर्स पेयरिंग होगी, और जब पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस तरह के दिखेंगे, 4s तो अब खाली हो गया, 4s तो खाली पड़ा हुआ, और जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे दिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 3D6, पर ऐसे लिखना नहीं है, अपने को पेयर्ड करके लिखना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 पेयरिंग हो गई बच्चों, पेयरिंग हो गई। अब क्या क्या खाली बचा है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 अमोनिया आ जाएंगे, 6 जगह पे अमोनिया क्या लेके आएंगे, लाइगेंड क्या लेके आता है, लोन पेयर लेके आता है, तो हर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन लेके आए 6 अमोनिया। क्या यहाँ पर आपको अनपेयर्ड कुछ भी दिख रहा है, नहीं, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए 0, देयरफॉर लो स्पिन। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई स्पिन होता है, क्योंकि उसमें अकेला जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसका डायपोल मोमेंट है ना, उसका अपना स्पिन है, उसका अपना डायपोल मोमेंट है। यहाँ पे क्या सबके स्पिन कैंसिल हुए ना, प्लस माइनस प्लस हाफ माइनस ऑपोजिट स्पिन है, तो कैंसिल हो गए, तो स्पिन बचा ही नहीं, नेट स्पिन 0 हो गया, तो इसलिए 0 यानी कि लो स्पिन। सबको समझ में आया, बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी इसी का ज्योमेट्री भी आपको पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा आपको उसके बारे में, लो स्पिन क्यों है वो आपने बता दिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो आपने बता दिया 0, व्हाट इज द ज्योमेट्री, बताओ आंसर क्या है, ज्योमेट्री तो आंख बंद करके बताना चाहिए, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन इज P2sp, आई होप ये क्लियर है ना, क्लियर है सबको ये। तो इस तरह से आप वीबीटी को यूज करके, वीबीटी में हमने क्या, हमने कुछ रॉकेट साइंस किया क्या वीबीटी में, हमने एक्चुअली 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन लिख के खत्म कर दिया ना, 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन लिख के खत्म कर दिया, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने, ग्राउंड स्टेट लिखी, एक्साइटेड स्टेट लिखी, फिर अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था तो पेयरिंग कराई, वीक थी तो नहीं करी, बस इतना ही तो किया हमने, और हमको सारी प्रॉपर्टीज अपने आप क्लियर हो गई, बोलो हाँ कि ना। तो हमने सिर्फ 3 स्टेप्स किए और हमको 4 चीज क्लियर हो गई, हमको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई, हमको उससे ज्योमेट्री पता चल गई, हमको नंबर ऑफ एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, और हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है वो भी पता चल गया, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है वो भी पता चल गया, इनर डी है कि आउटर डी है वो भी पता चल गया, सब कुछ इसमें से मालूम पड़ सकता है आपको, यस और क्लियर है बच्चों। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ,
जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, सारे पेयर्ड हैं, तो ये जो कंपाउंड ये कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक टाइप का कंपाउंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो अंदर का डी ऑक्यूपाई होगा, वीक लाइगेंड है तो बाहर का डी ऑक्यूपाई। इसमें कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट किसी बच्चे को बचा हुआ है तो पूछ लो। बच्चों, हमने क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर ली, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए मैंने आपको बता दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन दिस इज 6। व्हाई? बिकॉज C2O4 इज बाइडेंटिक, तो 2 3 6। ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्नालाइट आपको मार्क करा दिया पेज 194 पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इन FeCO5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई बता सकता है इसका आंसर? देखिए, FeCO5 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन क्या है? तो उसमें कोई चार्ज लिखा है क्या ऊपर? चेक करो, कोई चार्ज लिखा हुआ है? नहीं। और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है ना कार्बोनिल जिसको आप बोलते हो, इसका कोई चार्ज होता है? जीरो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो द ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू राइट इट इन रोमन? यू कैनॉट राइट, जीरो इज O, रोमन में जीरो इज O। ठीक है, O लिखना, मतलब आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज जीरो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ FeCN6, ये हमने EA कर लिया, EAN 36 आया था हमारा आंसर। ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आज कवर किए। IUPAC नेम ऑब्वियसली हमको पता है, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, डिफाइन द टर्म्स, डिस्टिंग्विश, टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बचा हुआ, ये कर लेते हैं। टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आई थिंक एंड में दिया हुआ है चैप्टर के, जहां तक मुझे याद है। या ये डायरेक्टली रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। यूजेस, एप्लीकेशंस बताइए आपको। इन बायोलॉजी, क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन हैज आयरन। ये सिंपल दो एप्लीकेशन बायोलॉजी में कौन से? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में ऑफ कोर्स। एंड हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है। इन मेडिसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिस्प्लैटिन इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एंड EDTA इज यूज फॉर लेड पॉइजनिंग। EDTA जिसका स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, वो जो हेक्साडेंटेट वाला, वो लेड पॉइजनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, लेड पॉइजन करने के लिए नहीं है, लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के, ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजन। ठीक है। एंड लास्ट इज टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, EDTA यूज टू एस्टिमेट हार्ड। पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, एक एक लाइन में लिखना है, व्हाट आर द यूजेस। तो राइट टू एप्लीकेशंस फॉर 2 मार्क्स, जस्ट राइट इन बायोलॉजी दो एप्लीकेशन, इन मेडिसिन दो एप्लीकेशन, दैट्स ओके। और एल्स यू कैन राइट EDTA is used for estimation of hardness of water। ठीक है, सिंपल। ये आपके पेज नंबर 207 पे दिया हुआ, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पेज 207। ठीक है बच्चों, ये अभी कंप्लीट हो गया, फिर मैं तुरंत अपलोड भी कर दूंगा, तो आपको ये PDF आपके हाथ में है, आप इसमें से देख के आज का इसका लर्निंग खत्म कर लेना इस चैप्टर का। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आई थिंक सो यस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। IUPAC, डिफाइंड लाइगेंड टाइप, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ CO, EN थ्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। हर एक, ठीक है, हर एक का हमने आंसर मार्क किया हुआ है, हर एक का आंसर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखो ये वाला, ठीक है, तो ये पेज नंबर 199, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नंबर 199 पे इसका आंसर आपके लिए मार्क किया हुआ है। आई होप आप सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे थे और आप बाकी कर रहे थे। ठीक है ना। यस, वेरी ओके। और उसके बाद हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखना कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ढूंढते हैं हम लोग, कि भाई वो कितने लाइगेंड से जुड़ा हुआ है, हम चेक कर लेते हैं कितने लोन पेयर उसके पास है। जैसे कोबाल्ट में 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। आपके पास दो ही टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है ना, ML4 ML6, इसके अलावा है ही नहीं आपके सिलेबस में, बता चुका हूँ। अगर बाइडेंटेट रहेंगे तो ध्यान से देख के लिख लेना। बाइडेंटेट, अगर 2 बाइडेंटेट है तो एक्चुअली 4 है, 3 बाइडेंटेट है तो एक्चुअली 6 है, वैसा है। बाइडेंटेट का मतलब ही डबल होता है ना। और लो स्पिन, हाई स्पिन वगैरह
ठीक है, बाइडेंटेट में सिर्फ ई एन याद रखो बस, ई एन, और आपको आप सॉर्टेड रहोगे, ई एन इथिलीन डायमंड। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक बाइडेंटेट आपको पूछ लिया है, कौन सा वाला, उन्होंने एक बाइडेंटेट आपको पूछ लिया यहाँ पर, जो आपको पूछ लिया उन्होंने ऑक्सैलेट, ऑक्सैलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये भी बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, आपको बाइडेंटेट लर्न करने पड़े, जो मैंने कल क्लासिफिकेशन में सिखाए थे। ठीक है, बाइडेंटेट आपको आइडेंटिफाई नहीं करनी, आपको लर्न करनी है, और आपके सिलेबस के हिसाब से बाइडेंटेट में आप दो याद रख के जाओगे। ठीक है, दो याद रख के जाओगे आप बाइडेंटेट में। सबसे पहला तो ई एन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल्स में ई एन, दैट इज इथिलीन डायमाइन, और दूसरा ऑक्सलेटो, कौन सा, C2O4 2 माइनस, ये ऑक्सलेटो। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हम इसमें से कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे जो इरेलीवेंट है, जो ये आने के चांसेस नहीं है, ये तो आप कर लो बस। इसके अलावा ग्लायोक्सामेटो वगैरह इतने सारे मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो एम्बिडेंटेड के तीन एग्जांपल ढंग के जो हमने किए हुए ना, CnNC, NO2ONO और SCnNCS, और बाइडेंटेड के दो ढंग के एग्जांपल, इथिलीन डायमाइन और ऑक्सलेट। पर इतना आप कर लो, मैं आपके फुल मार्क्स गारंटी कर सकता हूँ, 100% फुल मार्क्स गारंटी कर सकता हूँ। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, एम्बिडेंटेड में तीन एग्जांपल करने हैं और इसमें बाइडेंटेड में दो एग्जांपल। ठीक है, उसके अलावा हमने हर एक आंसर को यहाँ पर या तो सॉल्व किया है या तो मार्क किया हुआ है, सो दैट फिनिशेस ऑफ एंटायर coordination chemistry. As I said, even though this is supposed to be like a crash course thing and I'm supposed to do it in like a couple of hours, I have covered each and everything from here. So I will not take any excuses from any of the students who are watching this or who are listening to the lecture that सर हमको ये नहीं आया, हमको आपने ये नहीं सिखाया। ठीक है, from this chapter you are supposed to solve every single question because we have covered every single, right? So now there is no excuse for you to not do this chapter and say नहीं सर ये तो टफ है, सर ये तो मैंने छोड़ दिया था ऑप्शन में, ये बेवकूफी नहीं चाहिए। ठीक है ना, राइट नाउ वी हैव अ लिटिल मोर टाइम, लेट्स फिनिश ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन का एमसीक्यूज आल्सो, सो दैट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, चल पहला वाला कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस। तो सल्फेट इज 2 माइनस, मेरे को मालूम है सल्फेट क्या होता है, 2 माइनस होता है। किसको किसको सल्फेट 2 माइनस होता है नहीं पता, तो वो ऐसे देख सकते हैं भाई, H2SO4 में सल्फेट 2 माइनस होता है ना, और 2H प्लस होता है, बरोबर है। इतना तो याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो कोबाल्ट है आपका, ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, CONH3 5 टाइम्स Br विल बी 2 प्लस, बोलो हाँ की ना, CONH3 5 टाइम्स Br विल बी, क्योंकि हाँ अभी SO4 2 माइनस था तो ये 2 प्लस हो जाए। ओके, अभी कोबाल्ट जो है उसको ढूंढना है, NH3 तो जीरो ही है, Br तो -1, तो कोबाल्ट -1 इज इक्वल टू +2, तो कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। आंसर आ गया, चेक करो, आंसर आ गया +3, इसी, क्योंकि अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, वो न्यूट्रल है। अमोनिया क्या होता है, तुमने अमोनिया पे कभी चार्ज लिखा, NH3 पे चार्ज लिखते हो, नहीं, NH3 न्यूट्रल है, वो तो जीरो है। ब्रोमीन पे -1 होता है, तो CO -1 इज इक्वल टू +2, तो CO इज +3, समझा। तो ये हमारा हो गया। सेकंड वाला देखो, प्लेटिनम के ऊपर En ट्वाइस है, फिर SCN ट्वाइस 2 प्लस, बहुत ही सिंपल। पहले चार्ज देख लो, इथिलीन डायमाइन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, SCN इज -1, तो चार्ज तो 4 है, तो अपने पास चार्ज तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब पे 4 है, तो उसका मेरे को टेंशन ही नहीं, देख सकते हो ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा मत सोचो। सोचना किस पे, नाम पे सोचना, ध्यान से देखना, इथिलीन डायमाइन, और ये क्या है, इथिलीन डायमाइन है, और थायोसाइनो, आप बोलोगे थायोसाइनो क्यों, मैंने आपको ये पी ब्लॉक में सिखाया, एस सल्फर जहां आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायो, और साइनाइड SCN, तो साइनो, तो थायोसाइनो तो है ही मेरे पास, कितने हैं, दो है। अब इथिलीन डायमाइन पहले आएगा कि थायोसाइनो पहले आएगा बताओ, ऑब्वियसली इथिलीन डायमाइन पहले, क्योंकि ई है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है।
तो इथिलीन डायमाइन दो है मेरे पास, तो मैं उनको बोलूंगा बिस इथिलीन डायमाइन। क्या बोलूंगा? बिस इथिलीन डायमाइन। और दो मेरे पास थायोसाइनेटो है, उसको मैं बोलूंगा डाई थायोसाइनेटो। अभी प्लैटिनम की प्लैटिनेट, ये सवाल, प्लैटिनम की प्लैटिनेट, प्लैटिनम क्योंकि पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, बिस इथिलीन डायमाइन डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनम 4। ये रॉन्ग है क्योंकि प्लैटिनेट दिया है, ये रॉन्ग है क्योंकि प्लैटिनेट दिया है, ये रॉन्ग है क्योंकि प्लैटिनेट दिया है। तो जिस बच्चे में कॉमन सेंस होगी वो तो 2 सेकंड में आंसर मार्क करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लैटिनेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। यस और नो? 4 में से 3 ऑप्शन में तो प्लैटिनेट दिया हुआ, तो आंसर फटाक से आ गया बच्चों। मैंने जो आपको लॉजिक बताया था उससे आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट 3। हाँ जी, क्योंकि ई है, क्यों? ई है ना, और थायोसाइनेटो क्या है? टी है ना। नहीं, डाई और ट्राई कभी नहीं देखते। जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन था देख लेना, इथिलीन डायमंड पहले आएगा बिकॉज ई पहले आता है, थायोसाइनेटो का टी बाद में। ठीक है, तीसरा देखते हैं बच्चों, ये वाला तीसरा देखते हैं। ये बोल रहा है हेक्सासाइनोफेरेट 3, हेक्सासाइनोफेरेट 3, सिंपल, हेक्सासाइनोफेरेट 3। तो यहाँ पर सोडियम को अंदर ले लिया बॉक्स के, ये तो रॉन्ग ही है, सीधी बात है। अभी यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर ओवरऑल -1 चार्ज होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें ओवरऑल आयन के ऊपर -3 चार्ज आना चाहिए इसके ऊपर, तो आयन का चार्ज +3, तो ऑब्वियसली ये 3 चार्ज वाला मेरे को डी मिलेगा। सिंपल, आपने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, आपका आंसर है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, तो आंसर आएगा 3 का डी। Na3 FeCN6 में Na3 है, तो मेरा इसका चार्ज 3 माइनस हुआ, तो Fe का चार्ज क्या हुआ? तो Fe का चार्ज क्या हुआ? 3+। तो मेरे को उसने क्वेश्चन में 3+ वाला ढूंढने को बोला है, तो इसीलिए, हाँ इसीलिए मैंने डी माना। सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? आई होप सो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर? एकदम आसान, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। क्या करना है, Ml4 Ml6 को चेक करना है। ये देखो, ये M मेटल A4B2 टाइप का है, ये कैसा है? M अमोनिया 5 है, A5 एक ही ब्रोमीन है, B, तो ये तो नहीं दिखाएगा ना, MA5B नहीं दिखाता, ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर MA2B2 ये दिखाता है, फिर ये M, ये भी A2B2 ये दिखाता है। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, मतलब सिस एंड ट्रांस बोले तो ज्योमेट्रिक किस में दिखेगा, बरोबर है, ये वो पूछ रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 4, मैंने क्या बोला, 2 में तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला, टेट्राहेड्रल में तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला, तो 1 and 3 इज योर आंसर, दैट इज ए। कितना इजी, बोलो हाँ की। और बोलोगे सर आपने ये कैसे डिसाइड किया? मैंने आपको ऑलरेडी इसका शॉर्टकट लिख कर दिया है, चेक कर लेना यहाँ पर। ये देखो, टेट्राहेड्रल में नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, Ma4 में नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, Ma3B में नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, दिख रहा है? बोलो हाँ की ना। क्लियरली मैंने लिख के दिया हुआ है, सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं आपने, सिंपल सिंपल चीजें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर कायरल? कायरल मतलब ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, वो पूछ रहा है। कायरल मतलब ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर के लिए ट्रिक बता दी, ट्रिक बता दी ऑलरेडी, जिसमें दो या उससे ज्यादा बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे, तो दो या उससे ज्यादा बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। तो इसमें देखो, दो बाइडेंटेट लाइगेंड है, ये दिखाएगा। इसमें नहीं है दो बाइडेंटेट, एक ही है, नहीं दिखाएगा।
इसमें 3 बाइडेंटेट लाइगेंड नहीं दिखाएगा, इसमें एक भी बाइडेंटेट नहीं है, नहीं। तो 1 and 3 वापस। सिंपल, कितना आसान। अब मैंने आपको बाइडेंटेट में भी तो 2 ही एग्जांपल याद करने को बोले हैं, देख लो कौन से 2 एग्जांपल याद करने को बोले। ये देखो, दिख रहा है ना तुमको, ENB है और ENB और C2O4। चेक कर लो, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ CFT है ही नहीं, कैंसल्ड है, डिलीटेड, हटा दो। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन मस्त है। AgNO3 is added to 1 mole of AgCl. Sorry, excess of AgNO3 is added to a complex. 1 mole of AgCl is precipitated. Formula for the complex is. अच्छा देखो, AgNO3 को AgCl बनाने का है, क्या करने का है? AgNO3 को AgCl बनाने का, बरोबर है। कितने मोल क्लोरीन चाहिए बोलो? 1 मोल क्लोरीन चाहिए, 1 क्लोरीन चाहिए, बोलो हाँ कि ना। कौन से वाले में स्प्लिटिंग होने के बाद तुमको 1 क्लोरीन मिलेगा? मैंने तुमको सबसे बेसिक चीज बताई थी, बॉक्स के अंदर की चीजें डिसोसिएट नहीं होती, बॉक्स के बाहर की चीजें डिसोसिएट होती है, ये बताया था बेसिक आइडिया। तो हाँ, डी में देखो कितने क्लोरीन मिलेंगे तुम्हें? 3 क्लोरीन मिलेंगे, 3 चाहिए अपने को नहीं। सी में 0 क्लोरीन मिल रहे, एक भी नहीं मिल रहा है, अपने को 1 चाहिए, तो सी नहीं चलेगा। इसमें कितने मिल रहे हैं? 2 क्लोरीन मिल रहे, ये भी नहीं चलेगा। इसमें 1 क्लोरीन मिल रहा है, यस, ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल, बोलो हाँ। क्योंकि जो बॉक्स के बाहर है वो मेरे को डिसोसिएट करके मिलेगा, इतना इजी तुमको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर ए है। ठीक है, बॉक्स के अंदर का मेरे को कोई लेना नहीं है, छोड़। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने का, अपने को दोनों निकालने आते हैं, दोनों को ऐड करके आंसर बताना। चल, कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इथिलीन डायमाइन है और एक ये है, तो 2 इथिलीन डायमाइन मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, और एक मतलब यहाँ पर टोटल देख रहे हो, टोटल 3 बाइडेंटेट है, देख सकते हो, सबको समझ गया होगा। 2 EN है और एक ऑक्सोलेटो है, तो टोटल 3 बाइडेंटेट, 3 बाइडेंटेट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। बोलो आगे ना, तो ये ML6 टाइप का हुआ। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा? इथिलीन डायमाइन भी न्यूट्रल है, ये वाला -2 है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, चेक कर लो यहाँ पे, -2 आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखना जरा, समझाता हूँ इसका कैलकुलेशन, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, कैलकुलेशन देखना। M प्लस इथिलीन डायमाइन का 2 बार प्लस ऑक्सलेटो का 1 बार इक्वल टू +1। पूछो +1 क्यों? क्योंकि बाहर क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन -1 होता है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स +1, ये समझा? अच्छा, यहां तक तो समझा। अभी EN इज 0, तो M प्लस 0 -2 इक्वल टू +1, सो M इक्वल टू +3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। तो सम कितना हुआ? C9। एकदम मस्त, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही आसान। उसके अलावा आप देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में हैं, देखो आपके रिपीटेड, आपके क्वेश्चन बैंक के 2 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिपीट, ठीक है। कौन सा आइसोमेरिज्म दिखेगा? रिपीट है। COF6 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? रिपीट है, ठीक है। IUPAC नेम, रिपीट। हाई स्पिन, लो स्पिन, रिपीट। व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर, रिपीट। आप कोई भी उठा के देखोगे, आपके सारे क्वेश्चन हमारे या तो क्वेश्चन बैंक या तो टेक्स्ट बैंक में हमने कवर सारे के सारे कर लिए हैं, ठीक है। व्हाट आर बाइडेंटेट लाइगेंड्स, ये रिपीट है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, रिपीट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, रिपीट, ठीक है। तो अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप लोग सिंपल तरीका जो है पढ़ने का वो ये है कि अगर आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है तो टेक्स्ट बैंक और क्वेश्चन बैंक दोनों को पूरा अच्छी तरह गो थ्रू करो, तो सेम क्वेश्चन आपके 2 बार होंगे। अगर आपको कम पढ़ के भी पास होना है तो भी कम से कम या तो क्वेश्चन बैंक या तो टेक्स्ट बैंक, दोनों में से एक को पूरा करो। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी बोलता हूं, फिर भी कुछ गधे होंगे जो नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। तो प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, दोनों में से एक को तो ढंग से करो। अपना ही दिमाग लगा के कुछ तीसरा ही करने गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ये 2 में से एक करो, आपको फुल मार्क्स की गारंटी।
इसके अलावा अगर आप सोचते हो मैं फलाना पब्लिकेशन, फलाना बुक, ये वो सब कर लूं, कुछ नहीं कर सकते। 21 सेट मैंने आपको कहा है, सभी बच्चों को कहा है, आप कर सकते हो रेफर, पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जो आपको लर्न करने, आप उसके लिए कर सकते हो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा सॉल्विंग है, बहुत सारा कैलकुलेशन, दिमाग लगाना, सॉल्विंग वाला क्वेश्चन जो है वो आपको बैठकर सॉल्व करना पड़ेगा। I've said this time and again and again and again. I hope this is gone into your head. Please tell me yes or no. ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है।